Hello everyone, welcome to the lecture 11 of Sale of Goods Act. So today we will start our chapter 6 that is suit for breach of contract. ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे कि अगर जो सेलर है या फिर बायर है अगर वो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे तो उन दोनों के पास कौन कौन से राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट वी हैव इज अभी चैप्टर 6 हमारा जो है वो सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव सेलर के राइट्स हैं अगेंस्ट बायर एंड बायर के राइट्स हैं अगेंस्ट सेलर. ठीक है, तो राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर क्या है? सूट फॉर प्राइस. सेक्शन 55 जो है वो हमें राइट दे रहा है कि जो सेलर है उसके पास राइट है कि अगर बायर जो है वो प्राइस पे नहीं कर रहा तो उस केस में ही कैन स्यू द बायर. ठीक है, तो सेक्शन 55 क्या कह रहा है कि तो वी आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो प्रॉपर्टी है वो पास हो चुकी है बायर को एंड बायर जो है वो रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर रहा है और पे नहीं कर रहा है, इज रिफ्यूजिंग टू पे, तो उस केस में जो सेलर है वो उसे स्यू कर सकता है. ठीक है, सब सेक्शन 1 के कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है बायर जो है वो पे नहीं कर रहा है तो उस केस में सेलर कैन स्यू द बायर. अभी सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो हो चुका है एंड जो प्राइस है इट इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे. ठीक है, डिलीवरी हुई है नहीं हुई है दैट इज नॉट रेलेवेंट. ठीक है, व्हाट रेलेवेंट इज कि जो सेलर कि जो बायर था उसने एक पर्टिकुलर डे पे पेमेंट करनी थी. ठीक है, उसके पेएबल हो चुके हैं, ड्यू हो चुका है. अब उस केस में जो बायर है वो रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, वो प्राइस नहीं पे कर रहा, तो उस केस में भी जो सेलर है वो गुड्स को स्यू कर सकता है चाहे प्रॉपर्टी पास हुई है चाहे प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है. ठीक है, 56 भी सेलर की ही है डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस की. अगर बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है और डिलीवरी नहीं ले रहा तो उस केस में भी जो सेलर है उसके पास राइट है बायर को स्यू करने का. ठीक है, अभी सेक्शन 60 भी एक राइट दे रहा है दोनों पार्टीज को. अभी सेक्शन 60 क्या कह रहा है कि जहां पर अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रेपुडिएट कर देती है बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी तो अदर पार्टी जो वो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जो है वो रिपीटेड नहीं हुआ. ठीक है, एज अ सबसिस्टिंग ट्रीट कर सकती है एंड डिलीवरी की वेट कर सकती है. और अगर डिलीवरी नहीं मिलती है उसे तो उस केस में ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड साइन इट एंड सू फॉर डैमेजेस टू ब्रीच. ठीक है, तो चाहे बायर हो चाहे सेलर हो अगर दोनों में से एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया है ठीक है तो दूसरा जो है वो वेट कर सकता है कि ठीक है अभी कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट कर रहा है और आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी अगर तो बायर है तो वो रिसीव नहीं करता या फिर अगर सेलर है तो वो नहीं पे करता मतलब डिलीवरी नहीं करता तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन समझ के डैमेजेस के लिए स्यू कर सकती है. ठीक है, देन वी हैव बायर के राइट्स. ठीक है, तो बायर के क्या राइट्स हैं? सबसे पहले सेक्शन 57 बायर को राइट दे रही है कि अगर सेलर डिलीवरी नहीं करता, ठीक है, रॉन्गफुली निग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है कि वो डिलीवरी नहीं दे रहा गुड्स की तो बायर जो है वो स्यू कर सकता है सेलर को. नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है देखो चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोविजन के को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोई भी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स को डिलीवर करने का अगर डाला गया, ठीक है, स्यू किया गया है तो कोर्ट अगर चाहे तो दूसरी पार्टी को डायरेक्ट कर सकती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म किया जाए स्पेसिफिकली विदाउट गिविंग द डिपेंडेंट ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डैमेजेस. द डिक्री में बी अनकंडीशनल अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यही है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो प्रोविजन उनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई पार्टी जो है स्पेसिफिक रिलीफ का जो सूट है वो डाल रही है तो जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकती है दूसरी पार्टी को कि आप स्पेसिफिकली गुड्स को परफॉर्म करो, आप स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो. ठीक है, सेक्शन में है सेक्शन 59 रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. भी वारंटी कहाँ दिया गया है हमें? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंडर वारंटी दिया गया है. तो जहां पर भी सेलर जो है वो वारंटी ब्रीच करता है या फिर बायर इलेक्ट करता है कि वो जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगा या फिर उसे कंपेल हो जाता है कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसे ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करे तो उस केस में देखो जो बायर है वो की ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है तो गुड्स को रिजेक्ट तो नहीं कर सकता. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो रही है तो जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता. लेकिन वो बायर जो है गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता लेकिन वो उस जो सेलर है उसे एक तो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है. ठीक है, और सेलर को ये भी कह सकता है कि जो प्राइस तुमने मतलब जो भी रखा है उसे कम किया जाए या फिर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए प्राइस को. ठीक है, वो प्राइस नहीं पे करे, ऐसा करके हो सकता है.
स्यू कर सकता है कि तुम्हारी जो भी प्राइस है उसको कम कर दो या फिर बिल्कुल एक्सटेंड कर दो, ठीक है? या फिर वो डैमेजेस के लिए वो ब्रीच ऑफ वारंटी सेलर को स्यू भी कर सकता है, ठीक है? अभी सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जस्ट बिकॉज़ जो बायर है उसने प्राइस कम करवाया या फिर एक्सटेंड करवा दिया, सिर्फ़ इस वजह से इसका सिर्फ़ इस वजह से ये चीज़ उसे प्रिवेंट नहीं कर सकती कि अगर कोई फर्दर डैमेज उसे हुई है, तो वो फर्दर जो वारंटी है वो क्लेम ना कर पाए या वो स्यू ना कर पाए जस्ट बिकॉज़ कि उसने प्राइस कम करवा दिया या फिर वो प्राइस नहीं पे कर रहा है, एक्सटेंड करवा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसे कोई फर्दर डैमेज हुई है, तो उसके लिए वो स्यू नहीं कर सकता, वो उसके लिए भी स्यू कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 60 हमने कर ली थी। नाउ सेक्शन 61 क्या कह रहा है कि अगर interest by way of damages and special damages, so nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer। अगर seller और buyer के पास right है इंटरेस्ट या फिर स्पेशल डैमेजेस को रिकवर करने का इन एनी केस जहां पर लॉ उन्हें वो लॉ स्पेशल डैमेजेस जो है वो रिकवर करवा रहा है, ठीक है? तो उस केस में सेलर और बायर जो वो अमाउंट है, वो इंटरेस्ट है या स्पेशल डैमेजेस है उनको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ टू द कंट्री तो कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकता है टू द सेलर। अगर सेलर ने स्यू किया है बायर को फॉर द अमाउंट ऑफ प्राइस, तो जहां से उसने टेंडर करना था प्राइस उस दिन से लेके जब तक उसने टेंडर नहीं किया उस दिन तक, ठीक है? और अगर बायर स्यू कर रहा है फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन से पेमेंट उसने की है उस दिन से लेके वो कोर्ट जो है इंटरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर सेलर कर रहा है तो जिस दिन से पेएबल ड्यू हुई थी पेमेंट उस दिन से लेके जब तक वो नहीं करा उस दिन उन्हें इंटरेस्ट लगेगा। और अगर बायर ने किया है फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, तो जिस दिन उसने पे किया था उस दिन से लेके उसे इंटरेस्ट अवॉर्ड किया जा सकता है। नाउ 62 63 हमने कर ली थी। नाउ 64 इज ऑक्शन सेल। अभी ऑक्शन सेल क्या कह रही है कि अगर सेल बाय ऑक्शन हुई है, ठीक है, तो अगर कुछ लॉट्स में सेल हुए हैं तो हर एक लॉट को टाइम ऑफ जैसे यही माना जाता है कि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई गुड्स हैं, वो 4 लॉट्स में जो सेल हुए हैं तो यही माना जाएगा कि हर एक लॉट जो था एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? अभी सेल कब कंप्लीट मानी जाती है? जब ऑक्शनरी जो है वो कंप्लीट कर देता है सेल बाय द फॉल ऑफ हैमर, ठीक है? तो अभी कैसी होती है सेल? फॉल ऑफ हैमर से ही होती है ना कि ये सेल हो चुकी है, ठीक है? तो अगर फॉल ऑफ हैमर से या कोई और कस्टमरी मैनर है, अगर उससे जो ऑक्शनर है वो अनाउंस कर दे कि सेल हो चुकी है, तो सेल जो है वो मानी जाती है अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड। जो बिडर है वो अपने बिड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अभी सबसेक्शन 3 क्या कह रही है कि राइट टू बिड जो है वो सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व करके रख सकता है। अगर वो भी चाहिए कि वो बिड करना चाहता है, तो पहले सेलर को राइट टू बिड को एक्सप्रेसली रिजर्व करना पड़ेगा। बिना राइट को रिजर्व किए जो सेलर है या अपने एजेंट को रख के या खुद जो है वो बिड नहीं कर सकता है, ठीक है? सबसेक्शन 4 क्या कह रही है कि अगर वो बिना ऐसे राइट को रखे बिड करता है सेलर या फिर कोई एजेंट अपना हायर करता है जो बिड करे, तो उस केस में जो अ, बिडिंग है वो लॉफुल नहीं मानी जाती, ठीक है? वो क्या माना जाता है कि उसने बायर के साथ फ्रॉड किया है, ठीक है? नाउ सबसेक्शन 5 क्या कह रही है कि जो सेल है अगर जो ऑक्शनर है वो चाहे कि एक रिजर्व्ड प्राइस हम रखेंगे कि एक मिनिमम प्राइस रखेंगे कि उस मिनिमम प्राइस से नीचे कोई बिड नहीं करेगा, तो ऐसा किया जा सकता है। नाउ 6th सबसेक्शन क्या कह रहा है कि अगर सेलर जो है वो प्रिटेंड कि अगर सेलर जो है वो प्रिटेंडिंग बिडिंग यूज करता है प्राइस को रेज करने के लिए, तो वो जो सेल है वो वॉइडेबल की जा सकती है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। नाउ 64 सबसेक्शन ए क्या कह रहा है? देखो ये पूरी सबसेक्शन जितनी पढ़ी है बस इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं हुआ, ठीक है? बेसिक इसका क्या है कि अगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब सेल हुई थी, उसके बाद कोई टैक्सेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा, तो इस सेक्शन में ना बेसिकली इतना कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ इतना लिखा है कि अगर सेल हो गई है, ठीक है? उसके बाद कोई भी टैक्सेस या तो इम्पोज किए गए हैं या फिर कोई टैक्स डिक्रीज किए गए हैं, तो उस केस में सेलर या बायर अपनी प्राइस को जितना टैक्स बढ़ा है या कम हुआ है उस हिसाब से प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन appears फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी टैक्स सबसेक्शन 2 का यानी कि कस्टम या एक्साइज ड्यूटी या सेल और परचेज के गुड्स के ऊपर कोई टैक्स लगा है, ठीक है? तो ऐसा अगर टैक्स लगा है, ठीक है, इम्पोज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या लिमिट हुआ है, तो उस केस में
सेलर है या बायर है टैक्स को घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर तो इम्पोज हुआ है तो जितना टैक्स इम्पोज हुआ है उतना प्राइस जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अगर डिक्रीज हुआ है या रिमिट हुआ है तो जितना कम हुआ है उतना प्राइस जो है वो घटाया जा सकता है। बस इतना ही लिखा है सेक्शन, ठीक है। नाउ लास्ट सेक्शन वी हैव सेविंग्स। अभी सेविंग्स क्या कह रही है कि नथिंग इन दिस एक्ट और इन एनी रिपील अफेक्टेड देयरबाय शैल अफेक्ट और बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट। तो कोई भी अगर रिपील हुआ है, ठीक है, तो वो किसे इफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी जो ऑलरेडी एक्वायर कर ली गई है, अक्रू कर ली गई है या इनकर्ड कर दी गई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी रेमेडी जो मिल चुकी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो चुका है, सफर हो चुका है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं की गई है बाय दिस एक्ट, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा रूल ऑफ लॉ जो इस एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है वो भी वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीजें क्या कह रही है कि इस एक्ट का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव, सॉरी, इस एक्ट का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर पिछला कोई भी राइट या कोई टाइटल डिसाइड हो चुका है तो इस एक्ट के आने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में कोई राइट किसी का डिसाइड कर दिया है, कोई इंटरेस्ट, कोई ऑब्लिगेशन डिसाइड कर दी गई है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और डी क्लॉज क्या कह रहा है कि अगर सील ऑफ गुड्स ने कोई स्पेसिफिकली कोई एक्सप्रेसली टर्म को रिपील नहीं किया, वो रिपील नहीं हुई है, और कोई भी रूल ऑफ लॉ जो इस एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है वो भी रिपील नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज इट, ठीक है। ये हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड टिल हियर अगर किसी को कोई भी डाउट है पूरे के पूरे एक्ट में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद हम अपना हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनर लॉज हम थोड़े कर रहे हैं फिर, तो इसके बाद हम अपना हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड इस एक्ट में अगर किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।